नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे। यह है संविधान ड्राफ्ट 1948 का आर्टिकल 8 है, जिसे हम आर्टिकल 13 कहते हैं। इस पर बहस संविधान सभा में 29 नवंबर 1948 को हुई थी। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास करता है। आर्टिकल 13 में 1 से लेकर 4 तक सब आर्टिकल हैं। आज हम सिर्फ आर्टिकल 13 1 पर ही चर्चा करेंगे। इंग्लिश में मूल पाठ इस प्रकार है: लॉ इन कंसिस्टेंस विद और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, shall to the extent of the such inconsistency be void। संविधान के आर्टिकल 13 के पैरा 1 को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। वह इस प्रकार है: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ही ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। हम समझते हैं कि आर्टिकल 13 में सभी विधियां शून्य होंगी। इसका क्या आशय है? आर्टिकल 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अनुकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में वह न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 से प्राप्त है, जो किसी विधि अथवा कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 1 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर विस्तृत रूप दिया गया है। पहला है स्थायी विधियां, जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की जाती हैं। दूसरा है अस्थायी विधियां, जो राज्यपालों या राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश होते हैं। तीसरा है प्रत्यायोजित विधान, जो कार्यपालिका द्वारा जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि नियम, विनियम या अधिसूचना द्वारा बनाए जाते हैं। और चौथा है विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़िवादी प्रथाएं। इस प्रकार उपरोक्त विधियों में से कोई भी मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन करती हैं, हनन करती हैं, तो उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में कहा कि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, हनन करती है, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम किया है जो उस समय किसी कानून के अनुसार अपराध था, तो वह संविधान लागू होने पर यह नहीं कह सकता है कि उसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उसका कार्य उस समय किसी कानून के अधीन अपराध था, तो उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा और संविधान के लागू होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। माधव मेनन बनाम मुंबई राज्य 1951 में एक अपीलार्थी के विरुद्ध एक पत्रक छापने के कारण अभियोग चलाया गया। उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा पत्रक छापना एक दंडनीय अपराध था। न्यायालय में कार्रवाई चल रही थी कि उसी समय संविधान लागू हो गया। अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह पक्ष प्रस्तुत किया कि 1931 का जो एक्ट है, उसमें दिए गए प्रावधान संविधान के मूल अधिकारों से असंगत हैं, अतः शून्य है, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके मामले में आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, क्योंकि अपराध संविधान लागू होने के पहले किया गया था। 1949 में प्रारंभ की कार्रवाई पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि चूंकि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन से ही लागू हुए हैं, इसलिए संविधान पूर्व विधियों से उनकी असंगति का प्रश्न भी उसी दिन से उत्पन्न होता है। ऐसी विधियां संविधान लागू होने के पश्चात मूल अधिकारों के विरोध में होने के कारण ही शून्य होंगी। आर्टिकल 13 ऐसी असंगत विधियों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अधित्याग का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, आच्छादन का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं
जिसको हम बारी बारी से जानेंगे। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों के विरोध वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। इसका क्या आशय है, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में दिया। उसका विवरण इस प्रकार है कि एके गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे एवं उनको डिटेंशन प्रिवेंशन एक्ट 1950 की धारा 14 के अंतर्गत जेल में कैद किया गया था। श्री गोपालन द्वारा उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल की गई तथा कहा कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 की धारा 14 नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसमें नागरिकों के आर्टिकल 14, 19, 21 और 22 के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 की धारा 14 असंवैधानिक है। इसमें कहा है कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए बिना शर्त के किसी भी समय उसकी रिहाई रद्द की जा सकती है एवं व्यक्ति आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है तो वह कारावास से जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा यह धारा अवैध है तथा इस धारा को अलग करने से एक्ट की प्रकृति और उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा अधिनियम के शेष भाग की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा उदाहरण से भी समझ लेते हैं। इसी प्रकार मुंबई राज्य बनाम बालसारा 1951 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मद्य निषेध अधिनियम 1949 मुंबई राज्य के द्वारा निर्मित किया गया है। इनके कुछ बिंदु असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं तथा कहा कि शेष अधिनियम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह बना रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि वैध भाग अवैध भाग से अत्यंत नजदीकी रूप से जुड़ा है तो अवैध भाग को नकार देने से अधिनियम का उद्देश्य असफल हो जाता है एवं शेष भाग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का एक दूसरा सिद्धांत है जिसे हम अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स भी कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस अधित्याग का सिद्धांत है कि स्वेच्छा से अपने राज्य का त्याग, अपने पद का त्याग एवं अपने अधिकारों का त्याग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने में अधित्याग के सिद्धांत को लागू करता है। अमेरिकी संविधान में प्रावधान है यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और उसे इस प्रकार की आजादी दी गई है। लेकिन भारत में उच्चतम न्यायालय ने बहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य 1955 के अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकता। क्यों? कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार केवल व्यक्ति के हित के लिए नहीं वरन लोक नीति के आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में अंतर्निहित किए गए। तथा अमेरिका का यह अधित्याग का सिद्धांत भारत के मूल अधिकारों पर लागू नहीं होता है। एक नागरिक राज्य से यह नहीं कह सकता कि राज्य उसके प्रति कोई भेदभाव का बर्ताव करे, क्योंकि आर्टिकल 14 इस बात को वर्जित करता है। एक दूसरे प्रकरण में भी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने विशेषर बनाम इनकम टैक्स कमीशन 1959 के फैसले में कहा कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मूल अधिकार न केवल व्यक्ति हित के लिए संविधान में अंतर्निहित किए गए हैं वरन लोकनीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए स्थापित हैं। ये संविधान द्वारा राज्य पर लगाए गए कर्तव्य हैं और कोई भी व्यक्ति राज्य को ऐसे कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता। भारत की बहुसंख्यक जनता गरीब और अशिक्षित है और उसमें अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना का अभाव है तथा अपने अधिकारों के प्रति वह सजग नहीं है। इन परिस्थितियों में न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि जनता के अधिकारों के लिए उसके विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करें। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका का अधित्याग का सिद्धांत भारतीय संविधान में लागू नहीं होता है। अब हम उच्चतम न्यायालय का एक तीसरा सिद्धांत भी समझते हैं। यह है आच्छादन का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं।
आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13(1) पर आधारित है। आर्टिकल 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से विरोध में है। यदि पूर्व विधि मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों के लागू हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाती हैं और उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल शून्य नहीं होते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। संविधान लागू होने से पहले के सभी कार्य व्यवहारों के लिए उनका अस्तित्व यथावत बना रहता है। उदाहरण से भी समझ लेते हैं। विकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मामले में संविधान के पहले बरार मोटर अधिनियम 1947 राज्य में लागू था। यह अधिनियम राज्य को मोटर व्यापार को अधिगृहित करने की शक्ति प्रदान करता था। अधिनियम जब बना था तब वह अधिमान्य था, किंतु 1950 में संविधान के लागू होने पर वह शून्य हो गया, क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता था, जो नागरिकों को जीविका का व्यवसाय, पेशा, व्यापार करने का मूल अधिकार प्रदान करता था। परंतु सन 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 19(6) में संशोधन किया गया और राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसले में कहा कि संविधान के परिणाम स्वरूप मृतप्राय विधि पुनः सजीव उठी है, क्योंकि संविधान ने उस पर से मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा दिया है और विधि को सभी दोषों से मुक्त कर दिया है। ऐसी विधि केवल कुछ समय के लिए मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है, किंतु जैसे ही उस पर से आच्छादन हटा दिया जाता है वह सजीव हो उठती है। ऐसी विधि को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 13(1) के संबंध में जानकारी, जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 13 के अन्य आर्टिकल 2, 3, 4 के साथ उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।